जय हिंद बच्चों। आज हम मनी एंड बैंकिंग यूनिट के अंदर सेंट्रल बैंक एंड इट्स मेजर फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप को सेंट्रल बैंक की मीनिंग और इसके इम्पोर्टेंट फंक्शंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले हम इस टॉपिक के अंदर सेंट्रल बैंक की डिफिनीशन या मीनिंग ऑफ सेंट्रल बैंक के बारे में जानते हैं। ओके, और इसके बाद फिर इसके जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं उनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। ओके, तो फर्स्ट यू नो अबाउट व्हाट इज़ सेंट्रल बैंक। ओके, सेंट्रल बैंक is the apex institutions or apex bank which control the whole monetary and banking system of a country. Okay, and it also control the money supply in the economy. Okay, basically this is a simple definition or the meaning of the central bank on the basis of its important function. Basically central bank perform different type of functions and on the basis of those function it can be easily defined. Okay, तो स्टूडेंट्स ये जो सेंट्रल बैंक की मीनिंग है ये बेसिकली हम लोगों ने सेंट्रल बैंक के फंक्शंस के आधार पर एक्सप्लेन करते हैं। तो आप कभी भी सेंट्रल बैंक की मीनिंग या डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाती है तो इसके जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है उसको इंक्लूड करके इसको आप डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो सेंट्रल बैंक जो है किसी भी देश का एक सुप्रीम या एपेक्स बैंक होता है जो कि होल मॉनेटरी और बैंकिंग सिस्टम को मैनेज और कंट्रोल करता है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि हर कंट्री का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है, उसी तरीके से इंडिया का भी सेंट्रल बैंक है और इसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। तो ये जो सेंट्रल बैंक है हमारे देश का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट हैव द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंट्रोल द monetary and banking system of our country. Okay students, okay, just see here, this is the sole agency to issuing and control the money supply. Okay, and serve as a banker to the government and manage foreign exchange reserve. So these are the some important function of the central bank. On the basis of that, here this is a definition of the central bank or the meaning of the central bank. Okay, तो किसी भी देश का केंद्रीय बैंक या सेंट्रल बैंक जो है वो ये कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म करता है और उसी के बेसिस पर यू कैन इजीली डिफाइन। ओके, बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हिस्ट्री के बारे में आप अलग से पढ़ सकते हैं कि कब ये बना और इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ, ये तमाम तरीके की चीज़ें हैं। बेसिकली मैं ब्रीफ में आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना है हमारे देश में वो 1935 में हुई थी और इसके बाद 1949 में इसका नेशनलाइजेशन हुआ। तो तब से लेकर के आज तक ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरे कंट्री की मॉनेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है। राइट स्टूडेंट्स, लेट अस मूव टू इट्स मेजर फंक्शन। बेसिकली इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, उसमें से एक एक करके हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है दैट इज़ बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स। ओके, बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स का मतलब है ये बैंक देश के अंदर, पूरी कंट्री के अंदर करेंसी नोट को इशू करने का मोनोपोली राइट रखता है। ओके, दिस हैविंग द sole authority to issue the currency notes in the country. Okay, and this is
so that this is called currency authority function of the central bank. This right only having the central bank of the country. Okay, तो बैंक ऑफ इशू ऑफ नोट या इशूइंग अथॉरिटी भी कहते हैं इसको, और ये बैंक जो है हमारे देश के अंदर जो भी करेंसी नोट्स और कॉइन्स को इशू करता है, दैट हैव द अनलिमिटेड लीगल टेंडर. अनलिमिटेड लीगल टेंडर का मतलब है कि नो वन कैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट these currency and coins during the transactions. Okay, next, on the basis of this function, that is also called the currency authority or the issuing authority of the currency. बट इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको जानना ज़रूरी है, वो ये है कि भारत के अंदर जो करेंसी और कॉइन्स की इशू करने की पावर है वो सेंट्रल बैंक को है, मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को है. लेकिन ये जो पावर है वो 2 रुपये और उसके ऊपर के जितने भी करेंसी एंड कॉइन्स को इशू करने की पावर हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को है. और 1 रुपये के कॉइन्स और करेंसीज़ को इशू करने की जो पावर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. तो ये आपको एक इम्पॉर्टेंट जो डिफरेंस है वो पता होना चाहिए कि भारत के अंदर जो 1 रुपये की करेंसीज़ और कॉइन्स को इशू करने की जो लीगल अथॉरिटी है वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको पता होना चाहिए. लेट अस मूव टू द अनदर फंक्शन, that is bankers to the government. Okay, this is the another important function of the central bank. Here this function banker गवर्नमेंट. बैंकर टू द गवर्नमेंट का मतलब क्या है ये पहले आप समझिए. बेसिकली ईच फंक्शंस you have to explain. Okay, first you know understand about what the particular function, how you can explain. तो सेकेंड फंक्शन है दैट आर बैंकर टू द गवर्नमेंट. ओके स्टूडेंट्स, तो बैंकर टू द गवर्नमेंट फंक्शन के अंदर सेंट्रल बैंक क्या करता है? तो बेसिकली अंडर दिस फंक्शन द सेंट्रल बैंक परफॉर्म 3 डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क और द फंक्शन, दैट इज बैंकर, एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट. दीज आर द 3 की पॉइंट्स अंडर दिस फंक्शन. Okay, number 1, banker to the government, agent of the government and financial advisor of the government. These are the 3 key points under this function. As a banker to the government, it manages the account of the government. All the accounts managed by the central bank under this function as a banker to the government. Okay students, as an agent it work as to buy and sell of the government securities to the commercial bank on the behalf of the government. Sell and purchase the government securities from the commercial bank on the behalf of the government. This function as an agent of the government. Okay, and third one is advisor to the government. Under this function it frame the policies to regulate the money market and financial market in the economy. Okay students, so under the banker to the government function, this central bank perform 3 different type of functions, and these 3 different type of function as banker to the government, agent to the government and financial advisor to the government. Okay students, third function is that is banker to the bank. Okay, what the banker to the bank? Banker to the bank means this central bank have the power to control the whole banking system. Okay, so it's called as banker to the bank.
here, see here, this as a banker to the bank, it has almost the same relation with the bank in the country as commercial bank has with the customer. जैसा कि आप जानते हैं कि जो कमर्शियल बैंक का रिलेशन पब्लिक के साथ होता है, जिसमें वो एडवांसिंग लोन, डिपॉजिट्स, फंड और तमाम तरीके के फंक्स तमाम तरीके की जो फैसिलिटीज़ कमर्शियल बैंक पब्लिक्स को देता है, सेम उसी तरीके की फैसिलिटीज़ सेंट्रल बैंक इन कमर्शियल बैंकों को देता है। और इसीलिए इसके बैंकर्स टू द बैंक फंक्शन के अंदर जो सेंट्रल बैंक है बैंकों को किस तरीके से कंट्रोल कर सकता है, किस तरीके से उनको फैसिलिटेट कर सकता है, इसको हम देख सकते हैं। पहला है कि सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द कमर्शियल बैंक just here at the same way that the commercial bank also accept the deposit of the public. At the same way central bank also accept the deposit from the commercial bank and also offer the loan. Okay, central bank also provide the clearing house facilities to the commercial bank. This is a very important function of the central bank, that is the clearing house function. Okay, what is it clearing house function? It means each commercial bank having the account with the central bank, okay, and any bank, different type of banks provide the check facilities to their customers. Okay, so the excess and deficit fund can be managed with the account of the central bank. There is no cash transfer between the commercial bank, that is easily adjusted these excess and deficit payment with the help of check. Okay, this is called a clearing house function. Next, under the supervisory role of the central bank, it ensures that commercial bank compliance to its directive particulars related to CRR and SLR. All the instructions given by the central bank must be followed by the commercial bank. This is called supervisory function, supervisory role of the central bank. Each commercial bank follow the guideline of the central bank. This is called supervisory role of the central bank. Okay, students, so under this bankers to the bank and supervisory role function of the central bank can be treated as to control the whole banking system under the central bank. Okay, next, that is fourth one function of the central bank, that is lender of last resort. Lender of last resort means commercial bank provide the financial facilities to each and every commercial bank. If any commercial bank having the problem of cash, then central bank advance these loan to commercial bank to come up with the situation and also provide the fund and emergency situations. Okay, see here, this commercial bank in situation of emergency, central bank ensure that banking system of the country does not suffer setback and money market remain stable. To ensure these two function, central bank provide the fund as per requirement of the commercial bank. Okay, students, next, the fifth function of the central bank,
दैट इज़ द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इसका मतलब क्या है? कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है कि सेंट्रल बैंक हमारे देश के अंदर जितनी भी फॉरेन एक्सचेंज आते हैं, फॉरेन एक्सचेंज, उसका कस्टोडियन होता है, उसका रख रखाव करता है। ओके, तो इस फंक्शन के अंदर जितनी भी फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, वो सेंट्रल बैंक होल्ड करके रखता है। और ऑन द बेसिस ऑफ दैट इट एक्ट एज अ मैनेज फ्लोटिंग। जो हमारे देश के अंदर रेट ऑफ एक्सचेंज डिटरमाइंड होती है, उसमें सेंट्रल बैंक का भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल होता है। उसमें सेंट्रल बैंक अपना रोल प्ले करता है इन द फॉर्म ऑफ मैनेज फ्लोटिंग। ये आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे। मैनेज फ्लोटिंग के अंदर सेंट्रल बैंक एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी को इंश्योर करता है, और इसमें इंश्योर करने के पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि जब हमारे फॉरेन एक्सचेंज रेट है हमारे देश की, जब वो कभी घटती या बढ़ती है, तो उसको एक स्टेबल स्टेट में मेंटेन करने के लिए वो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व से फॉरेन एक्सचेंज को रिलीज़ और परचेज करता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है सेंट्रल बैंक का, दैट इज़ द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अंडर इट्स फंक्शन you can easily understand that the central bank is the custodian of foreign exchange reserve and maintain the foreign exchange reserve with its. Okay, next that is the sixth function is clearing house function. Okay, this is also very very important function. Okay students, so what the meaning of its function? Clearing house function. Central bank perform the function of a clearing house. It can be explained with the help of this example that suppose a bank A receive a check of 10,000 rupees drawn with the bank B. Okay students, and bank B also receive a check, that is a check of amount of 15,000 rupees drawn with bank A. Okay, so what the situation under this clearing house function? Okay, then both bank A and bank B have their account with the central bank. Okay, and the check of both the bank are cleared through their account with the central bank. Okay, this is now the central bank act as a clearing house function. This is very simple function of this central bank to avoid the transfer of cash between the banks. It reduce the required cash. Okay, the central bank adjusts the transaction of both the banks with the account of each bank with the central bank. There is no required to transfer of the cash between these banks. Okay, this function is called clearing house function. Okay students, now the last and very very important function of the central bank, that is the controller of the credit. Okay, it control the credit or the money supply in the country or the economy. Okay, this is a very very important function of the central bank, that is the controller of the credit. क्रेडिट का मतलब है कि देश के अंदर जो मनी सप्लाई है, उस मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सेंट्रल बैंक की होती है। और इसी की वजह से जो सेंट्रल बैंक है पूरे मॉनेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है। और इसको कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक के पास कुछ टूल्स होते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसका यूज करके सेंट्रल बैंक कंट्री के अंदर मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। इसलिए इसको बोलते हैं क्रेडिट कंट्रोल फंक्शन और द मनी कंट्रोल फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। ओके स्टूडेंट्स, अंडर दिस फंक्शन सेंट्रल बैंक इज टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी। ओके, इट इम्प्लाइज increase or decrease the money supply in the economy. Under this function, central bank
change the money supply in the economy by increasing or decreasing. Okay, regulating the creation of credit by the commercial bank. Also, this under this function, central bank perform the and regulate the creation of credit by the commercial bank. You have already know and understand that the important function of the commercial bank, that is the credit creation function of the commercial bank. Okay, and these commercial bank create the credit on the basis of their initial deposit. Okay, so this initial deposit, on the basis of this initial deposits, these commercial bank create money or the create credit in the economy, and to control these credits by the central bank by changing the legal reserve ratio in the economy. Okay, the central bank need to control the supply of money to cope with the situation of inflation and deflation. देश के अंदर जब सिचुएशन इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की होती है, उस समय मनी सप्लाई को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है, और इस फंक्शन के तहत सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल करता है। अगर कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है तो मनी सप्लाई को सेंट्रल बैंक क्या करता है, डिक्रीज कर देता है, और अगर डिफ्लेशन की सिचुएशन है तो मनी सप्लाई को बढ़ा देता है। तो कहने का मतलब है दैट इज़ द इंक्रीज और डिक्रीज इन द मनी सप्लाई टू कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन बाय दिस फंक्शन, right students? So these are the some important function of the central bank. Okay students, so you must understand about these 7 functions, and these functions generally asked in the exam to explain each functions or to explain the particular function asked in the exam. Okay, in this year 2020, that is important questions asked from this section, that is the explain the bankers to the government function of the central bank. Okay, and bankers to the government function, this question is asked under the 4 marks question. Okay, and you have to explain the important functions performed by the central bank under the banker to the government function. So you must aware about each function is very very important, and you have to explain each function very clearly. Okay students, so I hope you understand these functions, and you can go through this explanation, okay, to understand all these functions of the central bank. Okay students, thank you.